antihypertensive drugs are the medications which are used to lower the high blood pressure and reduce the risk of heart diseases like the heart stroke, myocardial infarction and kidney damage. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिसका यूज हम हाई ब्लड प्रेशर को लोअर करने में करते हैं और जितने भी हार्ट के रिलेटेड बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट स्ट्रोक हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया और किडनी डैमेज हो गया, इसको ठीक करने में, इससे बचाने में हम इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हम टाइप्स की बातें करें, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बातें करें, तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है अंडर 80 mmHg। ठीक है। अगर हाइपरटेंशन की बातें करें तो अगर हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में जो हमारी सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 140 से लेके 159 होता है mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 90 से लेके 99 mmHg। ठीक है। हाइपरटेंसिव सेकंड की अगर हम बातें करें स्टेज सेकंड की, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 160 से एबव होने लगता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 100 से बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइपरटेंशन क्राइसिस, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन, तो जो हमारी बीपी होती है 180 से एबव होने लगती है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, अगर बीपी की बात करें, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 180 से एबव होने लगता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 110 से एबव होने लगता है। तो ये मुख्यतः 3 या 4 तरह के क्या होते हैं, हाइपरटेंशन के स्टेजेस होते हैं जिसमें हम गुजरते हैं, तब जाकर डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे अब, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को एक एक करके देखते जाओ आप लोग। द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लास। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसको फॉलोइंग क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आते हैं डायूरेटिक्स, द ड्रग्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, दैट इज डायूरेसिस, उसी को बोलते हैं डायूरेटिक्स। ऐसा ड्रग्स जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सोडियम लेवल अपने बॉडी से बाहर आए, सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है बॉडी से वो जल्दी से यूरिन के रास्ते निकले। ठीक है। इसके जो कैटेगरीज होते हैं डायूरेटिक्स के, सब कैटेगरीज जो हैं उसमें आपको मेनली 3 तरह के कैटेगरीज पाएंगे आप, जिसमें फर्स्ट है थायजाइड्स, जिसमें आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायजाइड्स और इंडापामाइड। लूप डायूरेटिक्स की अगर बातें करते हैं तो फुरोसेमाइड, बुमेटेनाइड एंड टोरसेमाइड। पोटेशियम एस्पिरिन डायूरेटिक्स की अगर हम बातें करें जिसमें मेडिसिन आते हैं एस्पिरिनोलेक्टोन, एमिलोराइड एंड ट्राईएम्पटरीन। तो ये क्या है, मुख्यतः ये 3 जो है डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है। और अगर एग्जाम में पूछता है कि डायूरेटिक्स के बारे में लिखिए, क्लासिफाई करिए डायूरेटिक्स को, तो आप इतना लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बातें करेंगे जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसे ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन जो होता है उसको कन्वर्ट नहीं होने देता है, किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जैसे एग्जांपल में देखें तो कैप्टोप्रिल, इनलाराप्रिल, लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल। इसमें और भी आता है बेंजिप्रिल, और भी सारे मेडिसिन आते हैं इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड के जो जिससे रिसेप्टर जो बाइंड होता है उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक करता है, जिसमें आता है लोसार्टन और कैंडेसार्टन। कितने लोग को कंफ्यूजन होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायूरेटिक्स के अंदर आता है, तो ये डायूरेटिक्स के अंदर नहीं आता है, ये अलग ही क्लासिफिकेशन है इसका। ये देखो ये अलग क्लासिफिकेशन है इसका। ठीक ऐसे ही जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये भी इससे अलग ही क्लासिफिकेशन है, डायूरेटिक्स के अंदर में नहीं आते। चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपैथोलाइटिक्स, जिसमें फर्स्ट आता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्फा ब्लॉकर्स में आ गए प्राजोसिन, टेराजोसिन। बीटा ब्लॉकर्स में आ गए ऐसे एजेंट्स जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, उसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करते हैं उसको क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। अगर हम एग्जांपल्स की बातें करें तो लेबिटोलॉल, कार्बेडायोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स की बातें करें प्रोप्रानोलॉल और एटिनोलॉल। अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन और टेराजोसिन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ऐसे एजेंट्स जो कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, कैल्शियम का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को रोकते हैं, उसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है। जिसमें आ गया वेरापामिल, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन और डिल्टाइजिन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है वेसोडायलेटर्स। ऐसे एजेंट्स जो आर्टरीज या फिर वीनस को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, उनको फैलाते हैं ताकि
सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो हो सके, ठीक है। आर्टेरियोलर में हो गया जो डायलेट करता है आर्टरीज को, जैसे हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल, ये आर्टरीज को क्या करेंगे, डायलेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आर्टेरियोलर प्लस वेनस डायलेटर्स, इसमें केवल एक मेडिसिन आता है, वो आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। तो ये था अपना पूरा क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप याद कर लेना, अगर एग्जाम में आता है आप इतना लिख दोगे तो फुल मार्क्स पाओगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और साथ साथ में इसके जो स्ट्रक्चर हैं, यूजेज है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, ठीक है। साथ साथ में हम इसके पढ़ लेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, यूजेस के बारे में पढ़ लेंगे, स्टोरेज। एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट वन इज प्रोप्रानोलोल, कैप्टोप्रिल, जितना भी ये स्टार मार्क है इसका स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है, और जितना स्टार मार्क नहीं है उसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेनली हमारे डी फार्म के सिलेबस में 7 दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है प्रोप्रानोलोल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निफेडिपिन, ठीक है। प्रोप्रानोलोल जो फर्स्ट मेडिसिन है। प्रोप्रानोलोल जो होता है इज अ बीटा ब्लॉकर दैट ब्लॉक्स द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमियाज एंड एंजाइटी। प्रोप्रानोलोल जो होता है एक बीटा ब्लॉकर है जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसका यूज हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में करते हैं हम लोग, एंजाइना को खत्म करने में, एंजाइना बोले तो चेस्ट पेन, एरिथमिया बोले तो इरेगुलर हार्ट बीट को खत्म करने में, साथ साथ में एंजाइटी को ट्रीट करने में हम प्रोप्रानोलोल का यूज करते हैं। अब इसके केमिकल फार्मूला की हम बातें करें तो C6H21NO2, ठीक है। जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको ये इसका आप नोट्स बनाते चलो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो, ठीक है। अब देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बातें करें तो 1,1 मिथाइल इथाइल एमिनो 3 1 नेप्थाइलोक्सी प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बातें करें हम लोग तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अब ये स्ट्रक्चर है प्रोप्रानोलोल का, ये प्रोप्रानोलोल का क्या है, स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है। साथ साथ में ऐसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3, ये क्या है, स्ट्रक्चर है प्रोप्रानोलोल का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। अब जो प्रोप्रानोलोल होता है, देखो प्रोप्रानोलोल जो होता है क्या करता है, ये ब्लॉक करता है बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर को, ठीक है। अब बीटा 1 रिसेप्टर अगर हार्ट में अगर ये ब्लॉक करता है तो इससे क्या होगा, इससे डिक्रीज होता है हार्ट रेट, साथ साथ में डिक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बहुत तो डिक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से डिक्रीज रहता है ब्लड का प्रेशर। साथ साथ में अगर किडनी में अगर ये वर्क करता है, बीटा रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करता है तो ये डिक्रीज करता है रेनिन का रिलीज को, रेनिन के रिलीज को। जैसा कि आपको पता है, अगर हम एग्जांपल से समझाएं तो अगर रेनिन की हम बातें करें, रेनिन जो होता है कौन रिलीज करता है, किडनी रिलीज करता है रेनिन, जेजी सेल्स ऑफ किडनी जो होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी रिलीज करते हैं रेनिन। अब जो रेनिन होता है एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर रेनिन का सिक्रेशन ही नहीं होगा तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है जो लीवर रिलीज करता है, लीवर, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेनिन के सिक्रेशन को रिलीज होने को क्या करता है, डिक्रीज करता है, रेनिन का रिलीज जो होता है उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है कम हो जाता है। ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन या फिर प्रिपरेशन दोनों बोल सकते हो। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर हम बातें करें तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। प्रोप्रानोलोल होता है, उसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में देखो, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें हम इसको रखते हैं, साथ साथ में इसको हम लाइट से बचाते हैं, ठीक है। अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बातें करें तो इसमें अगर बीटा कैप प्लस, हेमेंजियोल, इनोप्रेन और इंडेरॉल LA, ये इसमें जितने भी ये ब्रांड का नेम मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट में आप जाओगे तो इस नाम से लोगे तो उसमें क्या मौजूद रहेगा, प्रोप्रानोलोल मौजूद होगा। तो प्रोप्रानोलोल की अगर यूजेस की बातें करें तो इट इज यूज्ड टू लोअर द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एंजाइना, चेस्ट पेन को कम करता है। इट प्रिवेंट्स द माइग्रेन अटैक, जिसको माइग्रेन की समस्या होती है उसमें भी ये वर्क करता है। इट इज यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग एजेंट,
एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, जिसमें जो हमारा इरेगुलर हार्ट बीट होता है, जो दिल की धड़कनें असंतुलित तरीके से चल रही है, उसको संतुलन में लाने के भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो है कैप्टोप्रिल। जो कैप्टोप्रिल है, जैसे आपको पता है कि जहां भी प्रिल आए, प्रिल, ठीक है, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है और एंजियोटेंसिन से जो कैप्टोप्रिल होता है एक तरह का एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, विच इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। जैसे अगर हम डायग्नोस्टिक रिप्रेजेंटेशन करें तो जैसे आप देखो, जो लीवर होता है क्या रिलीज किया, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, ये एंजियोटेंसिनोजन है। अब जो एंजियोटेंसिनोजन होता है रेनिन की मदद से, जो रेनिन कौन रिलीज करता है, किडनी, किडनी क्या रिलीज करता है, रेनिन, रेनिन की मदद से जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। लेकिन यहाँ जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। अब जो एड्रिनल ग्लैंड होता है कहाँ पे मौजूद होता है, बताता हूं मैं। ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, जो क्या कराता है, जो बीपी को कम, जो बीपी को मेंटेन रखता है, अगर देखे तो मेंटेन रखता है। लेकिन अब देखो, अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ही ना हो है, तो ये जो प्रक्रिया इतना हो रहा है ये तो हो नहीं पाएगा, है कि नहीं, ये प्रक्रिया जो होगा ब्लॉक हो जाएगा। तो बीपी अगर हमारा बढ़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कैप्टोप्रिल होता है, एसी होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है, विच इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। ठीक है, इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये एसिटाइल कोलिन को क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन, जैसे जो एसिटाइल कोलिन जो लंग से रिलीज होता है, इसको यहाँ पर बाइंड होने से रोकेगा, जिसके वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बातें करें इसकी, तो 2s1 2s2 मिथाइल 3 सल्फेनाइल प्रोपेनाइल पारोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब जो कैप्टोप्रिल है, चूंकि आपको पता है इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है हमको, तो स्ट्रक्चर देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है कैप्टोप्रिल का ये ऐसे है, ये देखो 5 रिंग है ये। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता होगा। ठीक है, ये फिर यहाँ से एक यहाँ पर CH3 CH2, फिर यहाँ पर SH, ठीक है, थायोसल्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा मैंने समझाया आपको, सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं लिखा हूँ, उसको पढ़ लो आप। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बातें करते हैं हम, तो जो कैप्टोप्रिल होता है, कैप्टोप्रिल जो होता है इनहिबिट करता है एसी एंजाइम का टू कन्वर्टिंग द एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड, दस डिक्रीज करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और डिक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो घटेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी घट जाएगा। ठीक है, जो कैप्टोप्रिल है उसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर हम बातें करें तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, जिसमें स्टार्टिंग होता है 12.5 mg का आता है, 25 mg का आता है, 50 mg का आता है और 100 mg का भी आता है टैबलेट के फॉर्म में। इंजेक्शन के फॉर्म में भी कैप्टोप्रिल आता है। ठीक है, अब अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। मतलब इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, जैसे थायराइड की गोलियां आती हैं जिस डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर की तरह होती हैं, तो ठीक उसी टाइप के कंटेनर में इसको हम रखते हैं। ठीक है, और लाइट से इसको दूर रखते हैं। अगर हम कैप्टोप्रिल के पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो कैपोटेन, एसीटेन एंड कैप्टोप्रिल, ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो इसी नाम से आपको मिलेगा मेडिसिन, जिसके अंदर क्या होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, कैप्टोप्रिल होगा। ठीक है, अगर हम यूजेस की बातें करें, यूजेज ऑफ कैप्टोप्रिल के बारे में, सो इट कैन बी यूज्ड टू alone और विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर। मतलब इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ यूज करके हम बीपी को कम करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज डायबिटिक
डायबिटीज की वजह से किडनी को बचाने में, मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी अधिकतर लोग की खराब होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, उसको किडनी के प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से लोग डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जो हाई पोटेंट में होता है, जो किडनी को खराब करता है। लेकिन जब कैप्टोप्रिल का हम यूज करते हैं तो क्या करेगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी प्रोटेक्शन इन डायबिटीज की तरह वर्क करेगा, मतलब डायबिटीज में जो किडनी खराब होती है उसको ये क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस प्रोटीनूरिया, रिड्यूस प्रोटीन लॉस इन यूरिन, मतलब पेशाब के रास्ते प्रोटीन्स निकलता है, तो ये क्या करता है कैप्टोप्रिल, उसको निकलने से रोकता है, ठीक है। तो ये रहा अपना पूरा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यूजेज, पॉपुलर ब्रांड नेम एंड अदर थिंग्स, ठीक है। थर्ड ड्रग इज रेमिप्रिल। जो रेमिप्रिल होता है इज एसी इनहिबिटर विच इज यूज्ड टू लोअर द हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट एंड किडनी डिजीजेस। रेमिप्रिल लास्ट में से क्या आ रहा है, प्रिल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी एसी इनहिबिटर है, ठीक है। सेम वर्क जो कैप्टोप्रिल का होता है सेम इसका भी वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। रेमिप्रिल इज एन एसी इनहिबिटर विच इज यूज्ड टू लोअर द हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट एंड किडनी डिजीजेस, किससे बचाता है, हार्ट और किडनी डिजीज से हमें बचाता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। केवल दो लोग का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना था, एक प्रोप्रानोलॉल का और एक कैप्टोप्रिल का। अब बाकी जितने भी मेडिसिन हम पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, रेमिप्रिल इनहिबिट द एसी in converting enzymes and reduces the formation of angiotensin second. This results in the muscles in arteries. अब ये क्या कराता है, इसकी वजह से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से, और स्मूथ मसल्स को क्या करता है, आर्टरीज के रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। रेनिन जो है देखो, ये कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, एसी इनहिबिटर्स के कैप्टोप्रिल, इनलाप्रिल और लिसिनोप्रिल, ठीक है, जितने भी मेडिसिन या फिर रेमिप्रिल मान लो, तो क्या कर, जैसे रेनिन जो है किड से रिलीज होता है किडनी से, तो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट कराएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब देखो एसी की मदद से किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अगर एसी इनहिबिटर क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है एसी को, मतलब जितना भी कैप्टोप्रिल है, इनलाप्रिल है, लिसिनोप्रिल, ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। देखो ब्लॉक कर रहा है एसी एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो इससे वजह से क्या होगा, वेसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डायलेट होंगे। अगर पतले हैं तो ये मोटे होने लगेंगे, ताकि ब्लड का जो फ्लो है आसानी से हो सके, और जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स से मान लो ऐसे पतले हैं, ठीक है, तो जब कन्वर्ट नहीं होता है तो ब्लड जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो ये डिफरेंट तरह का होगा कि नहीं। अब इसमें आसानी से क्या होगा, ब्लड का फ्लो हो जाएगा, तो ब्लड का, तो वही बोल रहा है कि रेमिप्रिल इनहिबिट द एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स एंड रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, दस रिजल्ट इन द सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, एंड रिलैक्सेस क्या करता है, किसको, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, आर्टरीज के, जो डिक्रीज करता है क्या, ब्लड के प्रेशर को। अब इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर बातें करते हैं तो दो फॉर्म में आता है, आप सभी में जितने भी मेडिसिन आप पढ़ रहे हो सब में टेबलेट एंड कैप्सूल आप ऐड कर लेना, सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसको हम रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और लाइट और मॉइस्चर से इसको क्या करेंगे, दूर रखेंगे। पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें रेमिप्रिल का तो एल्टेस, ट्राइटेस एंड कार्डेस, ये तीन पॉपुलर ब्रांड नेम आते हैं रेमिप्रिल का, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑफ रेमिप्रिल, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में मदद करता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द हार्ट फेल्योर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं अपने हार्ट के, जो मायोकार्डियल मसल होते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब भी सफिशियंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचता है, अगर ब्लड सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंचता है तो ये क्या होने लगते हैं, ये खराब होना शुरू कर देते हैं, और ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड मतलब खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, वही बोलता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर को भी ट्रीट करता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है फोर्थ वाला, वो क्या है, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। इट इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफ मिथाइल डोपा विच इज डेरिवेटिव ऑफ फिनाइलानिन। ये क्या है, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है किसका, मिथाइल डोपा का, जो किसका डेरिवेटिव है, फिनाइलानिन का डेरिवेटिव है। इट वर्क्स एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। ये किस तरह से वर्क करता है, एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मतलब क्या है
कि हाइपरटेंशन को ये ट्रीट करता है, क्योर करता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला की अगर हम बातें करें तो इसका केमिकल फार्मूला है C10H13NO4। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मिथाइल डोपेट वर्क्स इन ब्रेन, इट रिड्यूसेस द नर्व सिग्नल दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब देखो ये सीधे कहाँ वर्क करता है, ये सीधे ब्रेन पे वर्क करता है और उस नर्व सिग्नल को ये इनहिबिट करता है, रिड्यूस घटाता है, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नर्व सिग्नल पहुंचता है दिमाग के पास कि ब्लड के प्रेशर को बढ़ाना है, उसको क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा, वो नर्व सिग्नल को बनने नहीं देगा, उसको घटा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है बढ़ेगा ही नहीं। जैसे मान लो कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, अब ब्रेन के पास ये सिग्नल जा रहा है कि बीपी बढ़ाना है, बीपी बढ़ाना है। अब ये क्या करेगा, जो मिथाइल डोपा होगा ये सिग्नल को पहुंचने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि बीपी बढ़ाना है कि नहीं, तो बीपी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। मिथाइल डोपेट वर्क्स इन ब्रेन एंड इट रिड्यूसेस द नर्व सिग्नल दैट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, सो इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसेस द हार्ट बीट। इसलिए ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और रिड्यूस करता है किसको, हार्ट बीट को। और इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो टेबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से बचाते हैं। अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो एल्डोमेट, डोपाजिप्ट, एलमेट और इमडोपा, ये सब क्या है, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, यूजेज ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन। इसको हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में यूज करते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द हार्ट अटैक्स एंड किडनी प्रॉब्लम, ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है और किडनी की समस्या से हमें बचाता है। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो क्या है, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड इज ए सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 adrenergic agonist which stimulate the alpha 2 receptor in brain to reduce the blood pressure। अब देखो जो मिथाइल डोपेट होता है क्या करता है कि नर्व सिग्नल को क्या करेगा, रोक देगा ब्रेन तक पहुंचने में, ताकि बीपी ना बढ़ सके। लेकिन ये क्या करता है कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है ब्रेन में, जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है ब्रेन में, उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ताकि वो क्या करेगा, ताकि बीपी को कम करे, बीपी को क्या करे, कम करे। ये जो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड है ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है ब्रेन में उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो ये ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि बीपी अपने आप से घटाए। ठीक है, तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि बीपी को घटाना है। ठीक है, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड इज सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जिसको बोलते हैं, जो स्टिमुलेट करता है अल्फा 2 रिसेप्टर ब्रेन में जो मौजूद होता है टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये नेचुरली एक्टिंग करता है। ठीक है, केमिकल नेम की बात करें तो N26 डाइक्लोरोफिनाइल 2 इमिडाजोलिडीन प्लोडिनमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करता है। इट स्टिमुलेट द अल्फा 2 रिसेप्टर इन ब्रेन विच डिक्रीज द हार्ट रेट एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये जो ब्रेन में अल्फा 2 रिसेप्टर होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है ताकि हार्ट रेट को कम कर दे दिमाग, और दिमाग हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करे, कम करने में मदद करे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो ये टेबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, इसको सनलाइट से हमें बचाना होता है। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम इसमें आ गया केटाप्रेस, नेक्सिक्लोन, कैफवे, ये क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का मेन पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, अब इसका यूजेस देखो, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का यूजेस देखो। क्लोनिडीन इज यूज्ड टू लोअर द हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करवाने में मदद करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। जो हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफ हाइड्रोलाजीन विच इज द थैलाजीन डेरिवेटिव हैविंग द एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी। किस तरह से वर्क करता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह ये वर्क करता है। और केमिकल नेम की इसकी बातें करें तो क्या होगा, 1 हाइड्राजिनोथैलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं इसके। हाइड्रोलाजीन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, कॉजेस वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज, लोअर्स ब्लड प्रेशर। जैसा आपको मैंने बताया है, क्या करता है ये, स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन द it works on smooth muscle
स्मूथ मसल्स, अब जो ये आर्टरीज हैं पतली पतली, ठीक है, इनका वेसो डायलेशन करा देगा। इसका क्या करेगा? वेसो डायलेशन कराएगा, वेसो डायलेशन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आर्टरीज होंगी थोड़ा सा फूल जाएंगी, तो ब्लड का फ्लो आसानी से होगा कि नहीं, ठीक है। तो बीपी हमारा क्या होगा, ऑलरेडी घटना शुरू हो जाएगा, मतलब ब्लड का प्रेशर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, कॉजेस वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज, और लोअर करता है क्या, ब्लड के प्रेशर को। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, तो टेबलेट के फॉर्म में आता है 10 mg, 25 mg, 50 mg, और इंजेक्शन के फॉर्म में ये आता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, इसको लाइट से हमें बचाना होता है। पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर बातें करें तो एफ्रेजीन और कॉर्बेटाजीन नाम से ये मार्केट में मौजूद होता है। और इसके यूजेस के बारे में देखें तो यूजेज ऑफ हाइड्रोलाजिन, हाइड्रोलाजिन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, इट इज यूज्ड इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फेडिपिन, निफेडिपिन इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये किसको ब्लॉक करता है भाई, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। निफेडिपिन इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑफ डाइहाइड्रोपायरिडीन ग्रुप विच इज यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एंजाइना, जो किसको ट्रीट करता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है और एंजाइना को ट्रीट करता है। एंजाइना बोले तो चेस्ट पेन। और केमिकल फार्मूला की बातें करें, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला देखो C17 H18 N2O6। अगर हम इसके आईपीएससी नेम की देखें, अगर आईपीएससी नेम को 35 डाइमिथाइल 26 डाइमिथाइल 4 2 नाइट्रोफिनाइल 14 डाइहाइड्रोपायरिडीन 35 डाइकार्बोक्सिलेट, ये इसका आईपीएससी नेम है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफेडिपिन, निफेडिपिन ब्लॉक करता है एल टाइप कैल्शियम चैनल को, जिससे डिक्रीज होता है कैल्शियम एंट्री इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो कॉज करता है रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज का रिलैक्सेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है आसानी से बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बातें करें तो कैप्सूल के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखें तो इट गेट डिग्रेड ऑन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन द टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो एफेडिटेफ, एडेलेट, प्रोकार्डिया एंड निफेडिकल नाम से ये पॉपुलर ब्रांड नेम आते हैं मार्केट में, जो आप खरीद सकते हो। यूजेज ऑफ निफेडिपिन की बातें करें तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द ब्लड फ्लो इन द फिंगर्स, जो फिंगर्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज कराता है। तो ये अपने पूरे क्या थे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थे, जिसका हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिसका हम लोगों ने तो ये हमारे पूरे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थे जिसका हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, डिफिनीशन के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा हम लोगों ने, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखा, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखा हम लोगों ने, साथ साथ में उसका हम लोगों ने यूजेस देखा, ठीक है, ब्रांड नेम देखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है डायरेटिक्स का, देखो सेम चीजें हैं, जो लूप डायरेटिक्स होते हैं इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, जिससे सोडियम डिक्रीज होने लगता है, और सोडियम डिक्रीज होता है नमक कम होने लगता है, मतलब ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ इसमें भी है, देखो कार्बोनिक एनाइड्राइज इनहिबिटर्स जो है, सोडियम का लेवल घट रहा है, SCO3 का रीअब्जॉर्प्शन भी घट रहा है, तो सोडियम का लेवल घटेगा मतलब नमक का कमी हो रहा है बॉडी में, तो बीपी घटेगा। थायराइड डेरिवेटिव में ये भी ब्लॉक करता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल को, जिसकी वजह से सोडियम बॉडी से बाहर रिलीज होना शुरू कर देता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है। अब देखो पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक, जो एस्पिरिन होता है, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, मतलब एल्डोस्टेरोन जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को घटाएगा, पोटेशियम के सिक्रेशन को भी घटाएगा, तो बीपी अपने आप ही घट जाता है, ठीक है। एंटी एंजाइना एजेंट्स के बारे में, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंजाइना होता क्या है और एंजाइना के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल एजेंट्स के बारे में, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है।
Angina pectoris is the chest pain or discomfort that occurs when the heart muscles does not get enough oxygen. तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं, मतलब चेस्ट में दर्द होना या फिर असहजता महसूस होना। किसकी वजह से होता है ये? जब भी हमारा हार्ट के जो मसल्स होते हैं जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पाते हैं तो एंजाइना होता है, मतलब चेस्ट में पेन होता है। सो एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन या फिर डिस्कम्फोर्ट दैट ऑकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जब हार्ट मसल्स हमारे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पाते हैं तो हमें क्या होता है? एंजाइना पेन होता है। ठीक है, एंजाइना इज द सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइना किसका सिम्टम है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे मान लो ये आर्टरीज है, ठीक है। अब ये आर्टरी है, अगर इसमें कोई प्लेक इकट्ठा हो गया, प्लेक बोले तो अगर कोई फैटी चीज़ें इसमें इकट्ठा हो गया, फैटी चीज़ अगर इसमें इकट्ठा हो गया तो अब देखो जो ब्लड का जो फ्लो होगा इसमें से ऐसे होगा, है कि नहीं? ऐसे होगा कि नहीं? तो इससे क्या हो रहा है कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड जो है अपने हार्ट के पास नहीं जा पा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट के जो मसल्स होंगे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है क्या? 4 ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के एटम्स को कैरी करता है, ठीक है। तो वही जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन हार्ट के मसल्स के पास नहीं पहुंचता है तो एंजाइना पेन होता है, ठीक है। एंजाइना फील्स लाइक प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस ऑन द चेस्ट। एंजाइना कैसे फील होता है? जैसे कि कोई सीने में चुभन सा हो रहा है, दबाव सा हुआ है, हैवीनेस भारीपन सा हुआ है, फिर टाइटनेस हो गया है, ठीक है। तो ये है क्या? एंजाइना होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना के बारे में। टाइप्स ऑफ एंजाइना को बात करें तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना। मेनली 3 तरह के एंजाइना होता है। पहला स्टेबल एंजाइना। सो अ स्टेबल एंजाइना इज द चेस्ट पेन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज और द स्ट्रेस एंड गेट रिलीफ बाय द रेस्ट एंड मेडिसिन। जो अस्टेबल एंजाइना होता है ये कब होता है? जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करना, रनिंग करना, जिम में जाना, ठीक है, हैवी उठाना, ठीक है। स्ट्रेस, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बोले तो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तब करते हैं या फिर मेडिसिन लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है आसानी से, ठीक है। चेस्ट पेन में रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म। कहाँ रेडिएट हो सकता है? लेफ्ट आर्म में, नेक एंड जॉ, ठीक है। चेस्ट पेन होता है, इसका जो दर्द होता है रेडिएट हो जाता है अपने बाएं वाले भुजा के पास, यूँ बोले तो बाएं वाले हाथ के पास, यहाँ तक कि जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, गर्दन वाला हिस्सा वहाँ पर जा सकता है, या फिर जो हमारा जबड़ा होता है, जो जबड़ा होता है वहाँ पर जो पेन है रेडिएट हो सकता है, मूव कर सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें क्या लगता है जब एंजाइना होता है तो हमारी जो सांसें होती है वो थमने लगती है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेबल एंजाइना है। अब हम पढ़ेंगे अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना इज द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इन विच द चेस्ट पेन कॉजेज सडनली इवन एट द रेस्ट एंड इज मोर सीरियस। ये क्या होता है? अचानक से ये दर्द ये अधिकतर अनस्टेबल एंजाइना ही लोगों को होता है। ये सडनली क्या होता है कि चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट में ऑकर्स ड्यू टू द फैटी डिपॉजिट बिल्ड्स अप इन द आर्टरी। जैसा मैंने बोला आपको कि जैसे मान लो अगर आर्टरी है, आर्टरी में कोई फैटी चीज़ें डिपॉजिट हो गई है जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है हार्ट के पास नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट के मसल्स को नहीं मिल रहा है, तो पेन अराइज होता है, ठीक है। सो ये बोला इट में ऑकर्स ड्यू टू द फैटी डिपॉजिट बिल्ड अप इन द आर्टरी सो द हार्ट डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो हार्ट जो होता है सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पा पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल एंजाइना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेसोस्पेस्टिक या फिर प्रिंजमेटल्स एंजाइना। इसका नाम प्रिंजमेटल्स भी है, ठीक है। तो या तो फिर वेसोस्पेस्टिक बोलो या फिर प्रिंजमेटल्स एंजाइना बोलो, तो बात सेम है, ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस विच इज कॉज्ड बाय द टेम्परेरी नर्विंग ऑफ आर्टरी। क्या होता है कि जब आर्टरी जो होता है नेरो होना, मतलब पतला होना शुरू, जैसे मान लो ये एक नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, जब ये किसी वजह से जो आर्टरी है थोड़ा सा पतला हो जाता है तब ये चेस्ट पेन अराइज होता है। देखो ये थोड़ा थिकनेस इसकी ज़्यादा है कि नहीं, और ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये तब होता है जब भी हमारी जो आर्टरी होती है थोड़ी पतली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। अब देखो इसमें सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो हो रहा था, ठीक है, हार्ट के मसल में सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता था? ब्लड का फ्लो हो रहा था। लेकिन जब भी
जब आर्टरी हमारी पतली हो गई तो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है हार्ट के मसल को, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है। ये बोल रहा है डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जिसकी वजह से डिक्रीज होता है ऑक्सीजन लेवल, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है। ठीक है, अब हम इतना जान लिए कि एंजाइना क्या होता है, साथ साथ में टाइप्स ऑफ एंजाइना क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर द एजेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द चेस्ट पेन एंजाइना बाय इम्प्रूविंग द सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। आपको पता है कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर प्लेग जमा हुआ है, तो ये अवरुद्ध हुआ कि नहीं, जो ब्लड का फ्लो है वो रुका हुआ है, तो सफिशिएंट अमाउंट में क्या ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है अपने हार्ट के पास, है कि नहीं। लेकिन जब एंटी एंजाइनल एजेंट्स देते हैं तो ये क्या करता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर फैटी चीज़ें डिपॉजिट है तो उसको क्या करेगा, क्लीन करवा देगा। तो जो आर्टरीज है वो खुल जाएंगे अच्छी तरीके से और सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट के पास ब्लड जाएगा, तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सो द एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। को फॉलोइंग क्लासेस में कैटेगराइज किया गया। इसमें फर्स्ट आता है नाइट्रेट्स। अब जो नाइट्रेट्स में आपके कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, जिसके बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट, ये नाइट्रेट्स के अंदर में ये 3 मेडिसिन आते हैं। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स में आ गया आपका प्रोप्रानोलॉल, मीटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल। अब आपको पता होगा कि ये एंटी हाइपरटेंसिव में भी इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हमें ये एंटी एंजाइनल में भी पढ़ना है, क्योंकि ये इसका सेम वर्क होता है, ये बीटा रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCBS। इसमें जो मेडिसिन आते हैं वो आते हैं निफेडिपिन, वेरापामिल, डिल्टाइजेम, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन एंड फेलोडिपिन। ये 6 टाइप्स के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, चौथा है अपना पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें आता है निकोरैंडिल। ठीक है, पांचवा जो क्लासिफिकेशन है मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, जिसमें आता है ट्राइमेटाजिडीन। ठीक है, अदर्स में आता है आपका इवाब्राडीन। ठीक है, तो ये आपके क्लासिफिकेशन है किसका, एंटी एंजाइनल ड्रग्स का, जिसको आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में आपका पूछता है। कैसे पूछेगा, पेपर में ऐसे पूछता है, डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग। ठीक है, फिर पूछेगा राइट क्लासिफिकेशन ब्रांड नेम एंड यूजेज ऑफ, किसी एक मेडिसिन का यूजेज पूछ लेगा। जैसे यूजेज ऑफ निफेडिपिन, जैसे मान लो पूछ दिया निफेडिपिन, इसका मतलब ये है कि जो पहले हमको एंटी एंजाइनल ड्रग को डिफाइन करना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखना है इसका, साथ साथ में जो निफेडिपिन होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लिखना है, ब्रांड नेम लिखना है और यूजेज लिखना है। तो ऐसे ये ड्रग आते हैं। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 मेडिसिन को हम लोग को पढ़ना है। पहला पढ़ना है नाइट्रोग्लिसरीन को पढ़ना है, नाइट्रोग्लिसरीन, और दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो हम लोग फर्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे नाइट्रोग्लिसरीन। फर्स्ट मेडिसिन वी विल स्टडी अबाउट द नाइट्रोग्लिसरीन। सो नाइट्रोग्लिसरीन होता है इज द नाइट्रेट क्लास ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरियस। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है नाइट्रेट क्लास की दवा है, जिसका यूज हम एंजाइना पेक्टोरियस बोले तो चेस्ट पेन को ठीक करने में करते हैं। ठीक है, अगर इसकी केमिकल फार्मूला की बात करें, जो नाइट्रोग्लिसरीन उसकी केमिकल फार्मूला होता है C3H5N3O9। ठीक है, ये इसकी केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बातें करें तो देखो कितना आसान है, CH2ONO2, फिर से CHONO2, CH2ONO2, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है नाइट्रोग्लिसरीन का, वो क्या है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइनाइट्रेट। ये IUPAC नेम है किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का। ठीक है, अब देखो इसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि नाइट्रोग्लिसरीन होता कैसा है, इट इज़ द कलरलेस, इसके पास कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस लिक्विड विद ए स्वीट टेस्ट। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन टेस्ट में क्या होता है, मीठा होता है। लेकिन
ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इज द ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन है, इसको हम ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरील भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इज द ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, चूँकि आपको पता है कि ये नाइट्रेट के क्लास का है, तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो रिलीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। किसको रिलीज़ करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो एक्टिवेट कर देता है गोनाइलाइट साइक्लेज को, जिसके वजह से साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल होता है बढ़ जाता है। जब भी साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, जहाँ भी ये स्मूथ मसल्स हैं पूरे बॉडी में, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्स बोले तो अगर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है एक जगह पर, ऐसे ऐसे इस आकार के कॉन्ट्रैक्शन में है, तो वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्स बोलेंगे तो ये इनकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये बोला है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो एक्टिवेट करता है गोनाइलाइट साइक्लेज को, जिससे इंक्रीज होता है साइक्लिक जीएमपी, जो क्या करता है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कराता है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है। पहले क्या होगा? फर्स्ट वेसोडाइलेशन होगा, मतलब जितने भी वेसल्स हैं अपने, ठीक है, वेन्स हैं, वो डायलेट होना शुरू करेंगे, वो थोड़ा सा फैलना शुरू कर देंगे। उसके बाद आर्टेरियल डायलेशन होगा, मतलब जो आर्टरीज हैं वो भी फैलना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा ब्लड का प्रेशर, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से डिक्रीज या फिर रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट। तो जो हार्ट पे जो लोड पड़ा हुआ था वो क्या होगा? वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में देखो, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कैप्सूल के फॉर्म में आता है, टेबलेट के फॉर्म आता है, इंजेक्शन के फॉर्म आता है, ट्रांसडर्मल पैचेज एंड स्प्रे के फॉर्म में आता है ये, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखिए इसका। सो स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, इसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। इट शुड बी केप्ट इन द ओरिजिनल ग्लास कंटेनर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नाइट्रोग्लिसरीन का डिब्बा है तो उससे निकाल के आप किसी और डब्बे में रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो टैबलेट की जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यही बोला है, इट शुड बी केप्ट इन द ओरिजिनल ग्लास कंटेनर एंड मस्ट बी टाइटली केप्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ टैबलेट पोटेंसी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। पॉपुलर ब्रांड नेम, अब पॉपुलर ब्रांड नेम देखो इसका, एनजीसेड, कोरोडिल, नाइट्रोजी एंड मायोबिन। इन सब में क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन मौजूद होगा, ठीक है। देखो यूजेस देख लो नाइट्रोग्लिसरीन का। तो अगर यूजेस की बातें करें, सो इट इज़ यूज्ड क्योर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने में कोई आता है इसका यूज। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हार्ट फेलियर। अब मायोकार्डियल क्या होता है? जब भी हमारे हार्ट के मायोकार्डियल मसल होते हैं, जब भी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइना पेन होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नाइट्रोग्लिसरीन था। अब हम पढ़ेंगे आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट के बारे में। नाउ आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, अपने सिलेबस में यही है। सो आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट इज द वेसोडाइलेटर। इसका मतलब ये क्या है कि वेसल्स को क्या करेगा? डायलेट करेगा, मतलब उनकी जो लेंथ, उनकी जो थिकनेस है उसको बढ़ाएगा ताकि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो हो सके, ठीक है। सो आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट इज द वेसोडाइलेटर ड्रग दैट रिलैक्सेस ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑन द हार्ट। जो आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है एक तरह का वेसोडाइलेटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करेगा और रिड्यूस कर देगा वर्कलोड ऑन द हार्ट। ये सेम प्रोसेस जैसा मैंने इसको समझाया था कि अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो इसको डायलेट करेगा। क्या करेगा? डायलेट करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो जाएगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो यहाँ से होना शुरू हो जाएगा और सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो होने से सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सफिशिएंसी हार्ट में होने लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन नहीं होगा। इट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन। आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट का प्रयोग चेस्ट पेन को ठीक करने में किया जाता है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखो, हेक्सा हाइड्रोफ्यूरो, ठीक है, 3,2-B फ्यूरान 3,6 डाइल डाइनाइट्रेट, ये इसका IUPAC नेम है आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट का। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर कितना आसान है इसका। देखो ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाऊं तो ये फ्यूरान है कि नहीं, ये फ्यूरान है,
ठीक है। एक यहाँ भी फ्यूरॉन है कि नहीं, ठीक है, इससे क्या जुड़ा है ONO2, यहाँ पर ONO2, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसका जो, चूँकि ये भी नाइट्रेट ग्रुप का ड्रग है कि नहीं, आइसोसोर्बाइड जो है वो भी नाइट्रेट ग्रुप का ड्रग है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन का था वही इसका भी सेम होगा, ठीक है। तब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा उसका भी। ये जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होगा रिलीज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड को, जिसके वजह से एक्टिवेट हो जाएगा गोनालाइट साइक्लिस, ठीक है, जिसकी वजह से जो साइक्लिक GMP का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे रिलैक्सेशन होने लगेगा स्मूथ मसल्स का पूरे बॉडी में, जिसकी वजह से पहले वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आर्टेरियल डायलेशन होगा, आर्टरीज डायलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड BP जो होगा डिक्रीज होना शुरू होगा, BP डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे हार्ट पे जो वर्क लोड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में। तो ये टेबलेट के फॉर्म में आता है और कैप्सूल के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखो इसका, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। सो इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पे ये स्टोर किया जाता है, जिसका टेम्परेचर का जो रेंज होता है कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, ब्रांड नेम देखो इसका, बेडिल के नाम से आता है, डिलाट्रेट के नाम से आता है, आइसोडिल नाम से आता है मार्केट में, ठीक है। अब यूजेस देख लो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और पोस्ट मायोकार्डिया इन्फेक्शन। एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब ये एरिथमिक क्या होता है, एरिथमिया क्या होता है? सो एरिथमिया इज़ द इरेगुलर हार्ट बीट। जब भी हमारा हार्ट बीट जो हमारा इरेगुलर हो जाता है, बोले तो अगर हार्ट बीट मेरा बढ़ गया या फिर हार्ट बीट जो हमारा है वो घट गया, तो उसी को बोलेंगे हम एरिथमिया। एरिथमिया इज अ कंडीशन इन विच आवर हार्ट बीट बिकम्स इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं होता है, नॉर्मल रिदम नहीं होता है, एब नॉर्मल रिदम होता है, ठीक है। अब एंटी एरिथमिक ड्रग क्या होता है? एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर द एजेंट्स विच इज़ यूज टू ट्रीट इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको बोलते हैं हम एरिथमिया। तो एंटी एरिथमिक ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं, एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे इरेगुलर हार्ट बीट को ट्रीट करते हैं और इरेगुलर हार्ट बीट को नॉर्मल करते हैं, ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट एबनॉर्मल रिदम्स आर नोन एज एंटी एरिथमिक ड्रग। ऐसे ड्रग्स जो हमारे एबनॉर्मल हार्ट रिदम को ऐसे ड्रग्स जो हमारे एबनॉर्मल हार्ट रिदम को नॉर्मल कर दे उसको हम बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरिथमियाज, टाइप्स ऑफ एरिथमिया कि एरिथमिया के टाइप्स कितने होते हैं। अगर हम बात करें कि एरिथमिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेस्ड ऑन द हार्ट रेट के बेसिस पे इट इज़ मेनली 2 टाइप्स। जो एरिथमिया होता है मेनली 2 तरह के होते हैं अगर हार्ट रेट के बेसिस पे देखा जाए तो। इसमें फर्स्ट आता है टेकिकार्डिया। सो टेकिकार्डिया क्या होता है? टेकिकार्डिया इज़ द कंडीशन इन विच द हार्ट रेट इज़ एबनॉर्मली फास्ट। इसमें क्या होता है कि जो अपना हार्ट रेट होता है, दिल की जो धड़कनें होती हैं वो एबनॉर्मल तरीके से बहुत ही तेज़ होती हैं। अ रैपिड हार्ट बीट एबव 100 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में अगर जो हार्ट बीट है वो 100 बीट्स से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसको एबनॉर्मल बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हम टेकिकार्डिया। अगर हमारा हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो इसको टेकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। अब आता है ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज़ ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया इज़ द कंडीशन इन विच द हार्ट रेट इज़ एबनॉर्मली स्लो। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट का जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। अ वेरी स्लो हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट। अब देखो इसमें 60 बीट पर मिनट अगर हो जाए, इससे कम होने लगे तो हमें क्या हो रहा है? ब्रेडिकार्डिया होने लगा। और अगर 100 बीट से ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या होगा? तब हमें टेकिकार्डिया हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? एक नॉर्मल सा चार्ट से देखते हैं। अगर जो हमारा नॉर्मल हार्ट बीट रहता है वो 60 से लेके 100 BPM मतलब बीट्स पर मिनट्स होता है। अगर नॉर्मल हार्ट रेट जो है 60 से 100 BPM जो है, अगर इससे बढ़ जाता है मतलब 100 BPM से ज़्यादा होता है, बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होता है, तो ये टेकिकार्डिया होता है। अगर नॉर्मल से जो हार्ट रेट हमारा है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो रहा है तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब देखो
जो क्लासिफिकेशन है उसको ध्यान से देखो और इसको याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। द एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है इसको फॉलोइंग क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें जो क्लास फर्स्ट की मेडिसिन है वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये फर्स्ट क्लास का है जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये क्या करता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉक्स द फास्ट सोडियम चैनल्स आफ्टर डिपोलराइजेशन। इसको हम डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। ये क्या करता है, जो हमारे सोडियम चैनल है उसको ये ब्लॉक कर देता है डिपोलराइजेशन के बाद। और इसके एग्जांपल में देखते हैं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं। तो पहला आ गया क्लोरीन सल्फेट, दूसरा है प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा है फिनाइटोइन सोडियम और चौथा जो है लोरकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो ये 4 मेडिसिन जो हैं वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं। ये फर्स्ट क्लास का ये दवा है। अब क्लास सेकेंड जो है इसका वो है एंटी एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसको बोलते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स। एंटी एडिनर्जिक ब्लॉकर्स इसको हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है बीटा रिसेप्टर को हार्ट में और हमारे स्मूथ मसल्स में। ये क्या करता है, बीटा रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है। अगर इसके एग्जांपल्स को देखेंगे तो प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, एटिनोलॉल और मीटोप्रोलॉल, ये क्या है, एंटी एडिनर्जिक ब्लॉकर या फिर बीटा ब्लॉकर इसको कहते हैं, ठीक है। अगर लास्ट में ओलोल आ रहा है तो हमें समझ आना चाहिए कि ये बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। ओलोल देखो इसमें आ रहा है ओलोल, इसमें भी आ रहा है ओलोल, ओलोल ठीक है, प्रोलोल ठीक है। तो ये सब एंटी एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं जो बोलते हैं इसको बीटा ब्लॉकर्स। जो क्लास 3 के मेडिसिन आते हैं वो आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर इनको एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं और इसको हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं। मतलब एक ऐसे एजेंट्स जो एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाते हों। अगर इनके एग्जांपल्स को हम देखें तो एम्योडेरोन, सोटालोल और डोफेटिलाइड। देखो सोटालोल जो होता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स के साथ साथ कोई अदर ड्रग्स के साथ मिलकर ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। और ये बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर होता है, लेकिन ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, इसलिए इसको भी इसमें लिखा गया है। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल में आ गया एम्योडेरोन, सोटालोल और डोफेटिलाइड, ठीक है। अब हम चौथे क्लासिफिकेशन को बात करेंगे, चौथे क्लास को बात करेंगे तो ये आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नाम से याद दिख रहा है कि कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक करेगा। सो ये ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल्स एवी नोड के पास जो कैल्शियम चैनल रहता है उसको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स का देखिए बात करें तो इसमें आता है वेरापामिल और डिल्टाइजिम। वेरापामिल और डिल्टाइजिम इसमें आते हैं, ठीक है। पांचवा जो होता है मिसलिनियस, ये पांचवा क्लास जो है मिसलिनियस ड्रग्स के हैं जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को शो करते हैं और डिफरेंट चैनल्स को ये ब्लॉक करते हैं। कुछ कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, पोटेशियम को भी ब्लॉक करेंगे। इसमें आगे आपका एडिनोसिन, डाइजोक्सिन और मैग्नीशियम सल्फेट, ये मिसलिनियस ड्रग्स है। ये अपने पूरे 5 क्लासेस हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स के, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर को, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आर द एजेंट्स विच ब्लॉक द फास्ट सोडियम इन द हार्ट सेल्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हार्ट सेल में जो सोडियम के चैनल्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल इन द हार्ट सेल। हार्ट के सेल में जो कार्डियक सेल है उसमें जो सोडियम चैनल होते हैं इसको ये ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोडियम का इफ्लक्स होता है सेल में वो बंद हो जाता है, ठीक है। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ेंगे। दे स्लो डाउन डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ये स्लो डाउन कर देते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। कार्डियक के एक्शन पोटेंशियल को ये स्लो डाउन कर देते हैं। इट मेनली एक्ट्स ऑन द एट्रिया। ये मेनली एट्रिया पे वर्क करते हैं, वेंट्रिकल्स पे वर्क करते हैं और पुरकिंजी फाइबर्स पे ये वर्क करते हैं। दे इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है, जैसे मान लो अगर 0.5 सेकंड में जो काम हो रहा है, जैसे अगर कोई काम 0.5 सेकंड में हो रहा है तो ये एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है कि 0.7 सेकंड में अब वो होगा या फिर 0.8 सेकंड में अब वो होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट मेनली एक्ट्स ऑन द एट्रिया, वेंट्रिकल्स एंड पुरकिंजी फाइबर्स एंड दे इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते भी चलो, ठीक है, आसानी रहेगा आप लोग को पढ़ने में, रिविजन करने में। अब इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक है। जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये ब्लॉक करते हैं फास्ट सोडियम चैनल, जिसको फेज 0 बोलते हैं। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे जो डिक्रीज कर देता है सोडियम का इन्फ्लक्स इनटू द कार्डियक सेल, जिसके वजह से जो सोडियम का इन्फ्लक्स होता है कार्डियक सेल में वो डिक्रीज हो जाता है। जब सोडियम का इन्फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है तो जो रेट होता है डिपोलराइजेशन का या फिर कंडक्शन की जो वेलोसिटी होती है
जो सोडियम का जो कंडक्शन होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होने लगती है। जब सोडियम का कंडक्शन की वेलोसिटी कम होती है तो स्लो इम्पल्स कंडक्शन इन हार्ट, तो जो इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है हार्ट में वो धीरे हो जाता है। जैसे मान लो जो 0.3 सेकंड में हो रहा था अब 0.2 सेकंड में, अब 0.8 सेकंड में होगा, ठीक है। अब ये जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंट्रोल कर देता है एरिथमिया को। फिर से समझो कि जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है ये ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को, जिसकी वजह से सोडियम का जो इन्फ्लक्स होता है कार्डियक सेल में वो रुक जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिपोलाइजेशन है बोले तो जो डिक्रीज हो जाता है कंडक्शन वेलोसिटी, जो सोडियम की जो कंडक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्लो इम्पल्स कंडक्शन इन हार्ट होने लगता है। तो जब स्लो कंडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे दिल की धड़कनें हैं वो स्लो होना शुरू हो जाएंगी, तो ये कंट्रोल कर देता है एरिथमिया को, ठीक है। तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर के ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम एक एक ड्रग्स पढ़ेंगे जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में वो है क्विनिडीन सल्फेट। क्विनिडीन सल्फेट, क्विनिडीन सल्फेट is the sulfate salt of quinidine which is an alkaloid having the antiarrhythmic and anti-malaria activity। अब जो क्विनिडीन सल्फेट है ये सल्फेट साल्ट होता है क्विनिडीन का, जो एक तरह का एल्कलाइड है जिसकी एक्टिविटी क्या होती है, एक तरह की एंटी एरिथमिक एक्टिविटी होती है या फिर एंटी मलेरियल एक्टिविटी, मतलब मलेरिया में भी ये यूज होता है और एरिथमिया में भी यूज होता है ये, ठीक है। इसके अगर केमिकल फार्मूला की बातें करें तो C20H24 N2O2 का होल ट्वाइस एंड H2SO4 ये इसका केमिकल फार्मूला है। देखो अगर जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं, जैसे स्टार मार्क वाले मेडिसिन हैं उनके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन जो स्टार मार्क नहीं है उसका या तो आप केमिकल फार्मूला लिखोगे या फिर IUPAC नेम लिखोगे, दोनों में से कोई एक लिखोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप दोनों लिख सकते हो। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्विनिडीन सल्फेट एक्ट एज ए एंटी-एरिथमिक एजेंट विच ब्लॉक्स द फास्ट सोडियम चैनल इन द कार्डियक सेल बाय स्लोइंग द डिपोलाइजेशन एंड कंडक्शन वेलोसिटी, दे स्लो डाउन इम्पल्स कंडक्शन इन द हार्ट, एक्शन पोटेंशियल ऑफ AB नोड। जैसा मैंने आपको समझाया है सेम वही मैकेनिज्म ऑफ, इसमें यही बोल रहा है कि जो सोडियम चैनल ब्लॉकर जो क्विनिडीन सल्फेट होता है ये एक तरह का सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये ब्लॉक कर देगा फास्ट सोडियम चैनल को, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स जो होगा कार्डियक सेल में वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो कंडक्शन वेलोसिटी होता है वो कम हो जाएगा। जब कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी तो जो हार्ट में जो कंडक्शन हो रहा था इम्पल्सेस का वो स्लो हो जाएगा, तो एरिथमिया कंट्रोल हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। देखो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टैबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में क्लोज करके रखेंगे और इसको धूप से या फिर लाइट से बचाएंगे, ठीक है। अगर हम ब्रांड नेम की बातें करें क्विनिडीन सल्फेट की तो क्विनोरा के नाम से आता है, कार्डियोक्विन के नाम से आता है और क्विनिडीन एक्सटेंटेप्स के नाम से भी आता है। अब इसके हम यूजेस देखेंगे, यूजेज ऑफ क्विनिडीन सल्फेट। अब देखो यूजेज ऑफ क्विनिडीन सल्फेट, इट इज़ यूज टू ट्रीट इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब टेकिकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया को ये ट्रीट करने में मदद करता है। साथ साथ में इट इज़ यूज टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, अगर वेंट्रिकल्स में ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है तो उसको ये ट्रीट करता है, उसको ये ठीक करने में मदद करता है। Now the second medicine is, second drug is procainamide hydrochloride। ये भी एक तरह का सोडियम चैनल ब्लॉकर है कि नहीं। प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफ प्रोकैनामाइड, ठीक है, विच इज यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट। जो प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है ये हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है प्रोकैनामाइड का, जिसका यूज हम किस में करते हैं, एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह इसका यूज करते हैं। अब इसका हम IUPAC नेम देखते हैं। जो IUPAC नेम है प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का वो है 4-amino N इन लार्ज ब्रैकेट 2 डाइथाइलेमिनो इथाइल बेंजामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका IUPAC नेम है प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। अब देखो जो प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है ये ब्लॉक करता है फास्ट सोडियम चैनल इन द कार्डियक सेल, जिससे वजह से डिक्रीज रहता है सोडियम का इन्फ्लक्स इनटू द सेल ड्यूरिंग द फेज 0, स्लो डाउन होता है डिपोलाइजेशन, दस डिक्रीज होता है कंडक्शन वेलोसिटी, दस इनहिबिट द डिपोलाइजेशन एंड रिड्यूस द एक्शन पोटेंशियल। जो हमने लिखवाया है सोडियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब जितने भी मेडिसिन हैं जो ड्रग्स आप पढ़ रहे हो प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड या फिर क्विनिडीन सल्फेट, आप सब में वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप उतार दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बस वैसे लिखवा दिया हूँ ताकि आपको रिपीटेटिव तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये जो मैं बताया था आपको, कहाँ गई ये जो मैं बताया हूँ आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप सारे मेडिसिन में जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है
सब में आप इसको डिट्टो उतार सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको टैबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में ये आता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो प्रोकाइनामाइड शुड बी केप्ट इन द एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और इसको लाइट से भी बचाया जाता है और क्लोज कंटेनर में इसको हम रखते हैं, ठीक है। अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो प्रोकाइनामाइड जो आता है, अगर मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो क्या नाम से आएगा, तो ये प्रोनेस्टिल, प्रोकैनविड और प्रोकेन एसआर सस्टेन रिलीज, ये 3 नाम जो है पॉपुलर ब्रांड नेम है प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड के। अब यूजेस देख लो प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। तो इट इज़ यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग या फिर एजेंट, एक तरह का एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता है इसका। इट इज़ यूज टू ट्रीट वेंट्रिकुलर एरिथमिया, इसके यूज हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया में करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन हम पढ़ेंगे वो है फिनाइटोइन सोडियम। फिनाइटोइन सोडियम, so phenytoin sodium is the sodium salt of phenytoin which is a hydantoin derivative showing the anti-epileptic and anti-convulsant activity। जो फिनाइटोइन सोडियम होता है एक तरह का फिनाइटोइन साल्ट होता है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, जिसका यूज हम एंटी इपिलेप्टिक या फिर एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी में करते हैं। एंटी इपिलेप्टिक बोले तो जिसको सीजर आता है, जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, ठीक है। अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे। अब देखो इसका केमिकल नेम देखो, केमिकल नेम बोले तो आईपीएससी नेम देखो, सोडियम 5,5 डाइफिनाइल 1,2,4 इमिडा जोलिडिनाडाइंस, ठीक है। तो ये फिनाइटोइन सोडियम का केमिकल नेम है या फिर आईपीएससी नेम है। चूँकि ये स्टार मार्क वाला ड्रग है तो इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइटोइन सोडियम, ये 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, मेटा पोजीशन से दोनों जुड़े हुए हैं। फिर से ये देखो OH जुड़ा है, यहाँ पर डबल नाइट्रो ग्रुप है ONA, ये फिनाइटोइन सोडियम का स्ट्रक्चर है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो फिनाइटोइन सोडियम का। सो फिनाइटोइन सोडियम ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है इसको ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से प्रिवेंट्स रेपिटेटिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन की फायरिंग होती रहती है वो बंद हो जाती है, जिसके वजह से जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन हो वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है, अस्थिर होना शुरू हो जाती है। जब न्यूरोनल मेम्ब्रेन अस्थिर होना शुरू कर देती है तो डिक्रीज हो जाता है स्पीड ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो जिन लोगों को मिर्गी आती है, सीजर होता है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। फिर से देखो जो फिनाइटोइन सोडियम होता है ये ब्लॉक कर देता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को जो न्यूरॉन्स में होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन के आजू बाजू में होते हैं जो, जिसकी वजह से प्रिवेंट कर देता है ये रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। जब ये सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया तो जो रिपीटेटिव फायरिंग हो रहा था वो तो बंद हो ही जाएगा, है कि नहीं, जिसकी वजह से जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होते हैं वो अस्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब तो अस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जो फैली हुई है वो पूरे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे, तो वो कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीजर होता है वो कंट्रोल में आना शुरू कर देता है। तो ये फिनाइटोइन सोडियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को हम पढ़ेंगे। सो जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है इट कम्स इन कैप्सूल फॉर्म, टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म, ये तीनों फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखो, स्टेबिलिटी इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर को स्टोर करेंगे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट, इसको हम हीट से और लाइट से बचा कर रखेंगे, ठीक है। अब देखो पॉपुलर ब्रांड नेम फिनाइटोइन सोडियम अगर मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए तो किस नाम से आएगा, ये देखो डिलेंटिन नाम से आएगा और फिनाइटिक नाम से ये आएगा, ठीक है। अब यूजेस देख लो फिनाइटोइन सोडियम का। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट द कार्डियक एरिथमिया, मतलब अगर एरिथमिया है तो उसको ट्रीट करने में करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी, जब किसी को मिर्गी आता है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना फिनाइटोइन सोडियम। अब हम पढ़ेंगे लोरकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, लोरकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। सो लोरकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड इज द एंटी एरिथमिक ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। जो लोरकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है एक तरह का एंटी एरिथमिक ड्रग होता है जिसका यूज हम करते हैं आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मतलब जो आर्टरीज में भी टेकिकार्डिया हो रही है
और जो वेंट्रिकल्स में टेकिकार्डिया हो रही है, दोनों को ट्रीट करने में, दोनों को ठीक करने में हम लोरकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अब इसके केमिकल नेम को देखो, केमिकल नेम बोले तो IUPAC नेम, N4 क्लोरफिनाइल 2 फिनाइल N1 प्रोपेन 2 आइल पिपेरिडीन 4 आइल एसिटामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब देखो, इट ब्लॉक्स द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन द कार्डियक सेल। ये कार्डियक सेल में जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से जो हार्ट के जो सिग्नल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, स्लो होना शुरू हो जाते हैं। जब हार्ट के सिग्नल स्लो होना शुरू हो जाएंगे तो जो हमारा एरिथमिया है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये था अपना लोरकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। नाउ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ लोरकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ये टेबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखो, इट शुड बी स्टोर्ड एट कूल टेम्परेचर, इसको हम कूल टेम्परेचर पे ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम, लोरकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का जो ब्रांड नेम है उसको देखो, लैरका नाम से आता है, लार्पिन नाम से आता है और लैंडिप नाम से ये आता है मार्केट में। ठीक है, अब यूजेस देख लो इसका लोरकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। सो लोरकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियास। इसको हम यूज कहाँ करते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में करते हैं। जब भी हमारे वेंट्रिकल्स में एरिथमिया जनरेट होता है तो उसमें हम लोरकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ कर देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना पूरा था सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड क्लास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, so calcium channel blockers are the drugs that block the calcium channel from entering the cardiac muscles which relaxes the blood vessels। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं एक ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम चैनल को फ्रॉम इंटरिंग द कार्डियक मसल, मतलब कार्डियक मसल में जो कैल्शियम की एंट्री होती है उसको रोक देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अभी इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स SA नोड और AV नोड, ठीक है, ऑफ हार्ट। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स में, SA नोड में जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। ठीक है, द ड्रग्स विच ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल्स आर, ऐसे ड्रग्स जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं वो कौन कौन से हैं, वेरापामिल और डिल्टाइजेम। ये दोनों ड्रग्स हैं जो कैल्शियम चैनल को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉक L टाइप कैल्शियम चैनल्स। ये L टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है कैल्शियम एंट्री इन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल। तो कार्डियक और स्मूथ मसल्स में जो कैल्शियम की एंट्री होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, वेसोडाइलेटर्स होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और जो कार्डियक वर्कलोड है जो तेज़ी से काम कर रहा था हार्ट के मसल्स वो स्लो होना शुरू हो जाता है। फिर से देखो, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये ब्लॉक करते हैं L टाइप कैल्शियम चैनल को जो हार्ट में होता है। ठीक है, अब जो कैल्शियम चैनल जब ब्लॉक होता है तो डिक्रीज होने लगता है कैल्शियम की एंट्री किसमें, कार्डियक और स्मूथ मसल्स में, जिसकी वजह से जब कार्डियक और स्मूथ मसल में सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम की एंट्री नहीं होती है तो जो मसल कंट्रैक्शन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब मसल कंट्रैक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो जो ब्लड वेसल्स हमारे हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वेसोडाइलेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा और जो कार्डियक वर्कलोड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। अब हम पढ़ेंगे वेरापामिल, इसके जो ड्रग्स है उसको हम पढ़ेंगे वेरापामिल। वेरापामिल Verapamil is a calcium channel blocker which is used to treat the hypertension, angina pectoris and tachycardia। Verapamil एक तरह का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका यूज हम हाइपरटेंशन में करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में करते हैं और टेकिकार्डिया को ठीक करने में करते हैं। अब इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो हम C27S38N2O4 ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अब देखो इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विथ बीटर टेस्ट। ये वाइट क्रिस्टलाइन की तरह होता है और इसका जो टेस्ट होता है बीटर टेस्ट होता है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ये वेरापामिल जो होता है वाटर और अल्कोहल दोनों में सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई किसी को वेरापामिल देना है तो आप अल्कोहल में मिला के दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है,
फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को देखो तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है और कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है। अब जो वेरापामिल है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे सोडियम चैनल को पढ़ाया था, जो सोडियम चैनल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो पूरे मेडिसिन में जो भी हम पढ़ेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर में, सारे मेडिसिन में वही आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जो कैल्शियम चैनल हम पढ़ा रहे हैं, तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम लोग जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े हो, आप सारे मेडिसिन में वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो इसका, वेरापामिल ब्लॉक द कैल्शियम एंट्री इनटू द कार्डियक सेल, दस मसल रिलैक्स, ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है ब्लड का प्रेशर। देखो सेम चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सिंपल में लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए। मतलब वेरापामिल जो होता है ब्लॉक करता है कैल्शियम की एंट्री को कार्डियक सेल में, जिसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, वेसोडाइलेशन होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। सो जो वेरापामिल होता है इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और सनलाइट से इसको हम बचाते हैं या फिर किसी भी तरह के लाइट से इसको हम बचाते हैं। ठीक है, अब यूजेस देख लो वेरापामिल का। सो इट इज़ यूज्ड एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेरापामिल का यूज हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, इसको हम हाइपरटेंशन बोले तो हाई बीपी को ट्रीट करने में करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट द टेकिकार्डिया, मतलब टेकिकार्डिया को ट्रीट करने में भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब ब्रांड नेम देखो वेरापामिल का, कि अगर मार्केट में जाओगे तो किस नाम से आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आइसोप्टीन एसआर, कैलन एसआर, ये दो ब्रांड नेम हैं जो अगर आप मार्केट में जाओगे तो आइसोप्टीन एसआर के नाम से मिल जाएगा वेरापामिल, और कैलन एसआर के नाम से आपको वेरापामिल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, नाउ द थर्ड क्लास इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर को हम एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, मतलब ऐसे एजेंट्स जो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को बढ़ा देते हो। मतलब अगर 0.5 सेकंड में कोई काम हो रहा है तो 0.7 सेकंड में उसको करवाएंगे। ठीक है, अब देखो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक द पोटेशियम चैनल इन द कार्डियक सेल, देयरबाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड्स। मतलब ऐसे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्लॉक करते हैं पोटेशियम चैनल को कार्डियक सेल में, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है मतलब जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप अच्छे से समझ जाओगे तो हर एक मेडिसिन में जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर में आते हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, सो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉक द पोटेशियम चैनल इन द कार्डियक सेल। मतलब जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं पोटेशियम चैनल को कार्डियक सेल में, जिसके वजह से डिक्रीज होने लगता है पोटेशियम इफ्लक्स एंड डिले लिप्रो। फिर से समझो इसको, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जो होता है ब्लॉक करता है पोटेशियम चैनल को कार्डियक सेल में, जिसकी वजह से जो पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा था कार्डियक सेल में वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा था, जनरेट हो रहा था, उसके ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ेगा। जब रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ेगा तो ये प्रिवेंट करने लगेगा एबनॉर्मल इम्पल्सेस, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में पोटेशियम आ ही नहीं रहा है क्योंकि पोटेशियम को ब्लॉक कर दिया गया है। तो जो इम्पल्सेस जनरेट हो रहे थे वो एबनॉर्मल इम्पल्सेस जो जनरेट हो रहे थे वो जनरेट होना बंद हो जाएंगे। तो जब इम्पल्सेस जनरेट होना बंद हो जाएंगे तो जो हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का। अब देखो द ड्रग्स विच ब्लॉक्स द पोटेशियम चैनल्स आर, ऐसे ड्रग्स जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं वो कौन कौन से हैं? एम्योड्रोन, सोटालॉल, डोफेटिलाइट। ये 3 ड्रग्स ऐसे हैं जो पोटेशियम चैनल को हमारे कार्डियक सेल में ब्लॉक कर देते हैं। नाउ द फर्स्ट ड्रग इज एम्योड्रोन। जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हम लोग पढ़े हैं इसमें जो फर्स्ट ड्रग है एम्योड्रोन है। ठीक है, सो इट इज़ एन एंटी एरिथमिक ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द इरेगुलर हार्ट बीट। एक तरह का एंटी एरिथमिक ड्रग होता है, एक तरह का ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है लेकिन ये एंटी एरिथमिक ड्रग होता है जिसका यूज़ हम करते हैं इरेगुलर हार्ट बीट को प्रिवेंट करने में, रोकने में, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। इट इज़ द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, मतलब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, इट इज़ येलोविश इन कलर। इसका जो कलर होता है एम्योड्रोन का येलो कलर का होता है और बीटर इन टेस्ट होता है, हल्का सा बीटर इन टेस्ट होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, जैसा मैंने बताया पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं छोटे में लिखा हूँ, इसको आप देख लो, आप समझ जाओगे। इट ब्लॉक्स द पोटेशियम चैनल एंड प्रिवेंट्स। इट बोले तो एम्योड्रोन जो होता है ब्लॉक कर देता है पोटेशियम चैनल को एंड प्रिवेंट द पोटेशियम इफ्लक्स। मतलब
पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा तो पोटेशियम का जो इफ्लक्स हो रहा था सेल्स में वो बंद हो जाएगा, देयर बाय डिलेइंग द रिपोलराइजेशन प्लस स्लो हार्ट रेट सिग्नल्स। मतलब जो रिपोलराइजेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा, जो हार्ट के सिग्नल काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो स्टेबलाइज हो जाएगा रिदम। जो हमारा रिदम एबनॉर्मल था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमियोडार्न का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखो, टैबलेट के फॉर्म में आता है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखो, इट शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट। इसको हम हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखते हैं और हमें इसको लाइट से बचाना होता है। ठीक है, अब पॉपुलर ब्रांड नेम देखो इसका, तो अगर एमियोडार्न को आप मार्केट में लेने जाओगे तो ये पेसेरॉन के नाम से आएगा, नेक्सटेरॉन के नाम से आएगा और कोर्डेरॉन के नाम से ये आएगा। अब इसका यूजेज देखो, एमियोडार्न का यूजेज ऑफ एमियोडार्न। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट द टेकिकार्डिया, इट इज़ यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। इसको हम टेकिकार्डिया को ठीक करने में करते हैं और हाइपरटेंशन को ठीक करने में करते हैं। अब आ गया नेक्स्ट जो है एंटी एडिनर्जिक ब्लॉकर, जिसको हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर बोलते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है एंटी एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसको हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के नाम से जानते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जानते हैं। सो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। मतलब बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसको जो बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर होता है, thereby reducing the effect of adrenaline on the heart and blood vessels। इसलिए ये जो एड्रेनलिन होता है उसका जो इफेक्ट होता है हार्ट और ब्लड वेसल पे, उसको ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो बीटा ब्लॉकर होता है ये ब्लॉक कर देता है बीटा 1 रिसेप्टर को हार्ट में एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से जो एड्रेनलिन जो हार्ट से निकलता है, हार्मोन जो निकलता है, उसका इफेक्ट को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो जिसके वजह से जो हमारा हार्ट रेट होता है और जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन द हार्ट रेट होना शुरू होता है, इसके वजह से जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर से देखो, जो बीटा ब्लॉकर होता है ब्लॉक करता है बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में और बीटा 2 रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से एड्रेनलिन का जो सिक्रेशन होता है हार्ट से उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, तो साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट होता है वो घट जाता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी घट जाता है, तो कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है और ब्लड प्रेशर भी घट जाता है। द ड्रग्स विच ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर्स आर, ऐसे ड्रग्स जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं कौन कौन से हैं, प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, एटिनोलॉल, मिटोप्रोलॉल। ठीक है, तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो बीटा रिसेप्टर को ये क्या करेंगे, ब्लॉक कर देते हैं। अब फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोटालॉल, ये आपका आखिरी ड्रग है जो हम एंटी एरिथमिक ड्रग में पढ़ेंगे, जो एक तरह का बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है। ठीक है, सोटालॉल इज द बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। जो सोटालॉल होता है एक तरह का बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर होता है, जिसका यूज हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाने में। ठीक है, और ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, क्योंकि जब एक्शन पोटेंशियल तेजी से होगा, मतलब तेजी से इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं और तेजी से इम्पल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेकिकार्डिया होता है। जब इम्पल्सेस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये है अगर इम्पल्सेस तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है, और अगर इम्पल्सेस धीरे धीरे भाग रहे हैं, तो ये डिफरेंस तो करेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो सोटालॉल होता है ये ड्यूरेशन जो होता है एक्शन पोटेंशियल को उसको बढ़ा देता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो। सोटालॉल ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट, जो डिले करवाता है रिपोलराइजेशन का, जिसकी वजह से स्लो हार्ट रेट होता है और जो हार्ट का रिदम होता है वो अस्थिर होना शुरू हो जाता है। अब इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट मस्ट बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हमेशा हम वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं और लाइट से बचाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम, अब सोटालॉल का पॉपुलर ब्रांड नेम देखो तो बीटा पेस के नाम से आता है, शोरिन के नाम से आता है और सोटाइलिज के नाम से आता है। ठीक है, अब यूजेस देखो, यूजेज ऑफ सोटालॉल, इट इज यूज टू ट्रीट टेकिकार्डिया, इट इज यूज टू ट्रीट द आर्टेरियल टेकिकार्डिया, इट ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर। तो ये इसका यूजेज है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एंटी एरिथमिक ड्रग्स के सारे क्लासेस को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स को। ठीक है, तो ये था अपना पूरा एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, इसके पहले भी जो वीडियोज आ गई आप उसको देख लेना,
और देखो ये जो आपको वीडियो मिला है, जिसमें जो इसमें कंटेंट मिला है वो बेस्ट कंटेंट है, तो आप इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।